गुड मॉर्निंग। पढ़ाई करते करते अलग अलग विधाओं का ध्यान हम रखते हैं। छात्रों, मैं हर बार अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग विषयों पर आपके लिए लेखन कार्य से संबंधित कार्य देती हूँ, लेकिन आपके लिए आज रचना विभाग, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हमारे परीक्षा फल में होता है, पेपर में जो होता है, उसके लिए आज मैं खास तौर पर निबंध लेखन से चर्चा करूँगी। सबको पता है कि परीक्षा पद्धति भले हमारे कृति पत्र बन गए हो या किसी भी तरह, लेकिन रचना में कहानी हो, गद्याकलन हो, पत्र लेखन हो या निबंध, हर एक की तैयारी हमें अच्छी तरह से करनी चाहिए। उस दृष्टि से निबंध लेखन माने किसी विषय को लेकर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और उनके बारे में आदि, मध्य और अंत, इन तीनों को सही तरीके से लिखें तो इसमें अधिक से अधिक अंक पा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आपकी अच्छी तरह से लेखन रचना कार्य हो, इसलिए आज के निबंध लेखन में हम विषय महत्वपूर्ण लेकर आ रहे हैं। छात्रों, निबंध लिखते समय कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये आपके सामने मैं बता ही रही हूँ। लेकिन इससे पहले आपको निबंध लेखन करते वक्त 5 प्रकार के निबंध के प्रकार आते हैं। ये पहले सुन लीजिए कि वर्णनात्मक, किसी प्रदर्शनी का वर्णन करने का है, किसी घटना का वर्णन करने के लिए कहा है, तो ये वर्णनात्मक निबंध होता है। उसी प्रकार दूसरा निबंध है कल्पना प्रधान, माने जो वास्तविक रूप में नहीं है और उसकी कल्पना करने के बाद किस प्रकार हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, इस प्रकार के निबंध, यदि मुझे पंख होते, यदि मैं अध्यापक होता, इस प्रकार के निबंध, मैंने कल्पना करनी है कि आपको ये होगा तो ऐसे होगा तो कैसे, कल्पनात्मक निबंध होता है। इसके अलावा तीसरा प्रकार है आत्मकथनात्मक। आत्मकथनात्मक माने जो वस्तु या व्यक्ति निर्जीव है, जो बोल नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो अगर आपसे बातें करे तो उस वक्त किस प्रकार आपसे वो पूर्ण अपनी कहानी, जीवन की कहानी बताती है, शुरुआत से लेकर अंत तक। यह आत्मकथनात्मक निबंध में होता है। कल्पनात्मक निबंध, आत्मकथनात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध हुए। इसी प्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्रण करने, उदाहरणार्थ आपके लिए किसी वैज्ञानिक के बारे में लिखने बोला है, किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में बोलने बोला है, किसी खास तौर पर पक्षी के बारे में, प्राणी के बारे में बोला गया है, प्रिय पशु पक्षी, तो इस प्रकार उनके, ये भी एक निबंध का प्रकार है जिसे हम कहेंगे चरित्रात्मक निबंध। मेरे प्रिय लेखक, मेरे प्रिय कवि, मेरा प्रिय खिलाड़ी, इस प्रकार आदर्श मित्र, ये चरित्रात्मक निबंध प्रकार हुए, जहाँ से उनके बारे में आपको पूरी तरह लिखना होता है। इसके अलावा भी विचारात्मक निबंध हमारे लिए होते हैं कि इस प्रकार के निबंधों में खास तौर पर आपके अपने विचार व्यक्त होना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए मोबाइल लाभ या हानि, इस प्रकार के विचार, या विज्ञान के चमत्कार, समाचार पत्र का उपयोग, ऐसे निबंध जो होते हैं जो आपके लिए विवरणात्मक या विचारात्मक निबंध जिसे कहा जाएगा, जिसमें कई प्रकार के आपको विचार उसमें देने हैं। ये हुए निबंध के प्रकार: आत्मकथनात्मक, कल्पनात्मक, वर्णनात्मक, चरित्रात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक। इसके अलावा आज हम सामने जो वीडियोज़ में दिख रहा है कि निबंध लिखते समय
ध्यान रखने योग्य बातें। छात्र कोई भी एक निबंध चुनते क्योंकि चुनाव वहाँ होता है आपके लिए। किसी 2 प्रकार के निबंध होते, किसी 3 प्रकार के निबंध दिए जाते, उनमें से एक लिखना होता है। ज़रूर छात्र अपनी इच्छा के अनुसार वो निबंध चुन सकता है, लेकिन अब हमें निबंध तो लिखना है, तो कौन सी बातें ध्यान रखनी ये मैंने इसमें लिखा है कि सबसे पहले निबंध के विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाज लग जाएगा। यदि लंबा जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दों को निकाल दें। केवल लिखना है इसलिए लिखते गए 2, 3, 4 पेज लिखते गए, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों को अगर नहीं लिखा तो कुछ अधिक अंक नहीं मिल पाते हैं। केवल मैंने लिखा है इसलिए 4 पेज का निबंध नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दों को लिखना वहाँ ज़रूरी है। इसलिए उसकी रूपरेखा, मैंने एक पैराग्राफ लिखा ये भी गलत बात है, मैंने 4 पेजेस निबंध ही लिखता रहा मैं नहीं। तो उसके लिए रूपरेखा माने कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इसके आगे दिया है कि निबंध का प्रारंभ, दूसरा पॉइंट है कि निबंध का प्रारंभ आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय की व्याख्या देकर प्रारंभ करने से निबंध नीरस प्रतीत होता है। किसी उदाहरण, चुटकुले या कविता की पंक्ति से निबंध का प्रारंभ किया जा सकता है। हर कोई कवि नहीं बन सकता है, हर कोई लेखक नहीं बन सकता है, लेकिन निबंध की शुरुआत में थोड़ा सा आकर्षक होना ज़रूरी है। किसी कवि की पंक्ति को आपने लिखा, बहुत अच्छी बात। किसी कहानी से जुड़े हुए कुछ पंक्ति या उससे लिखा, चुटकुले या उदाहरण देकर, तो अधिकतर वो प्रभावशाली बनता है। ये हुआ शुरुआत, निबंध का प्रारंभ, जो अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और स्वाभाविक माने नेचुरली होना चाहिए। तीसरी बात है, निबंध के मध्य भाग में के मुद्दों को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिसके विषय का प्रतिपादन हो सके। निबंध में प्रस्तुत विचार स्पष्ट और सुलझे हुए हों। विषयांतर और पुनरुक्ति दोष से बचाएं। हमने जो निबंध चुन लिया है, जो भी चरित्रात्मक चुनो, वर्णनात्मक चुनो, आत्मकथनात्मक चुनो, उस विषय को लेकर ही मध्य भाग में आपको उस विषय से जुड़ी हुई बातें लिखनी है। लेकिन उसमें वही बात बार बार दोहराई लगे, ऐसा भी ना हो। एक पॉइंट को अच्छी तरह से, एक मुद्दे को लेकर अच्छी तरह से समझाए, फिर दूसरा मुद्दा, बीच वाला पैराग्राफ जिसे कहते हैं, 2 पैराग्राफ जो महत्वपूर्ण मध्य भाग के मुद्दों के, वह भी आकर्षक होनी चाहिए। उसमें बार बार वही रटी हुई बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि उसमें भी क्या होना चाहिए, विचार स्पष्ट होने चाहिए। और सबको जो ऊपर विषय लिखा है, मैंने जो चुना है निबंध का विषय, तो उसके बारे में ही वहाँ अधिकतर लिखना अच्छी तरह से होना चाहिए। पहला परिच्छेद प्रारंभ, कविता की पंक्ति लिख सकते हैं, शब्दों में लिख सकते हैं, तो भी कोई पर ऐसा कोई नहीं कि कविता ही लिखनी चाहिए, एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। आपकी अपनी अपनी सोच है। आपको आती है कविता की कोई पंक्तियाँ पुरानी उससे जुड़ी हुई, बहुत अच्छा। नहीं आती है, आप उसमें से लिख सकते हो, लेकिन अलगता, विविधता सबके निबंध आनी ज़रूरी है। मध्य भाग में विषय विवरण चर्चा होनी चाहिए, जिसके सारे अंगों को, निबंध के विषय को लेकर सारे अंगों को उसमें लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट माने चौथा नंबर का पॉइंट है यहाँ कि निबंध का अंत आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। जब आप निबंध के अंत में जो परिच्छेद लिख रहे हो, पहला एक परिच्छेद प्रारंभ का, बीच में 2-3 पैराग्राफ उसके स्पष्टीकरण से, और अंतिम परिच्छेद जो निबंध का अंत करते हैं, तो आकर्षक, स्पष्ट और संक्षिप्त, भावपूर्ण ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आप ऊपर कही गई सारी बातें हो गई, अब इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, उस विषय के बारे में ये अपने मत भी उसमें देख सकते हैं, या उस निबंध के विषय का वैयक्तिक जीवन में, लोगों के जीवन में उसका असर क्या हो सकता है, इसके बारे में अपने विचार स्पष्ट होने चाहिए, ताकि वो ऐसा लगे कि हाँ, ये तो ऐसा होना चाहिए इस विषय के बारे में। 5वां पॉइंट है, निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद होने चाहिए। अभी जो मैंने बात बताई, नहीं तो कोई शुरुआत करता है लिखना कि मेरे प्रिय कवि, ये है शुरू 9 पैराग्राफ, और अंत में इसलिए मेरे प्रिय कवि हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा 3 या 4 पैराग्राफ में, छोटे छोटे परिच्छेदों में
निबंध लिखना ज़रूरी है। अब आइए 6 नंबर के पॉइंट पर। अलंकार, मुहावरे, कहावतें, तुलना आदि के प्रयोगों से निबंध का सौंदर्य बढ़ाया जा सकता है। इनका प्रयोग उचित स्थान पर उचित ढंग से होना चाहिए। कई प्रकार के निबंध हैं, उसमें आज तक हमने कई मुहावरे पढ़े होते हैं। एक खाद मुहावरा वहाँ लिखे और उसे भी अधिकतर अंडरलाइन करें तो भी अच्छी तरह से निबंध में आकर्षक बनता है, या उस निबंध की शोभा और अधिक बढ़ती है। कहावतें डाल सकते हैं, अगर रिलेटेड है तो डालना है, इसलिए डालना ही चाहिए, ऐसा नहीं ये तो मुझे आती है कहावत इसलिए मैं डाल रही हूँ, ऐसा नहीं। निबंध के विषय से लेकर लिखना चाहिए। इससे पहले आपने कई निबंध लिखे हैं, आज मैं चल रही हूँ। मेरे कई विषय हैं हमारे पाठ्य पुस्तक से लेकर, लेकिन इस काल में महत्वपूर्ण एक मुझे निबंध लगता है, वो मैंने चुना है कि वनों का महत्व। ये हर एक के जीवन से और छात्रों के जीवन से तो अधिकतर जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज समाज के लिए अधिकतर इसका ज़रूरी है। इसलिए विचारात्मक निबंध का एक प्रकार या वर्णनात्मक निबंध का प्रकार, वनों का महत्व। मैंने चित्र इसलिए आपको दिखाया कि वन माने सबको पता है जंगल, लेकिन फिर भी हमें उस विषय के बारे में अब रूपरेखा तैयार करनी है कि मुझे क्या लिखना है इस निबंध में। इसलिए केवल पेड़ है, ज़मीन है, इसका असर क्या होता है, ये सब बातें आपके ध्यान में आए। ये रूपरेखा कही जाती है, जो मैंने पहले पॉइंट में कहा था, तो आपको वो समझ में आता है। समझ रहे हो? अलग अलग परिच्छेदों में लिखोगे और अच्छी तरह। मैंने आज के लिए विषय चुना है वनों का महत्व, जो आपके लिए थोड़ा बहुत सहायक मैंने लिख कर दिया है। आप अपने विचार भी उसमें अधिकतर डाल सकते हैं। आपके वाचन कला से आप खुद काव्य बनाकर डाल सकते हैं, आप खुद कुछ पंक्तियाँ उसमें जोड़ ज़रूर सकते हैं। लेकिन मैंने जो ये निबंध आगे दिया हुआ है वो सबकी मुझे सी बुक में ज़रूर मिलेगा, और केवल लिख कर नहीं रखेंगे, मुझे चेकिंग के लिए मोबाइल पर भेजेंगे। कई छात्र नहीं भेज रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर मैं बोल रही हूँ कि ये निबंध का विषय अच्छे हस्ताक्षरों में लिखकर अपने निबंध कॉपी में लिखो। जिसके पास सेपरेट निबंध बुक नहीं, वो हिंदी बुक में ज़रूर विभाग करके आकलन हुआ, कहानी हुआ, पत्र लेखन हुआ, अभी निबंध का ये प्रकार आपके लिए दिया गया है। वनों का महत्व। अब देखिए लिखा हुआ है, वन प्रकृति का एक महान रूप है। यह मानव के लिए प्रकृति का एक महत्वपूर्ण उपहार है। जलवायु और जनजीवन दोनों पर वनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। पहले छोटा पैराग्राफ, काव्य की पंक्ति भी लिख सकते हैं। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, पेड़ों का महत्व तुरंत लिख सकते हो। आओ आओ सब मिलकर पेड़ लगाओ, खुशियाँ लाओ, कुछ भी काव्य की पंक्तियाँ लिख सकते हैं। या इस प्रकार छोटे से कि वन प्रकृति का महान रूप है, ये मानव के लिए महत्वपूर्ण है। यह जल जीवन पर वनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरे परिच्छेद में, मनुष्य पुराने ज़माने में वनों में ही रहता था। आदि मानव ने वनों में रहकर ही सभ्यता और संस्कृति के मूल पाठ सीखे थे। पुराने ज़माने भारत में शिक्षा के केंद्र प्रायः वनों में रहते थे। अब ये मध्य भाग में हम लिख रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। उस वक्त मूल रूप से जहाँ से वन ये शब्द, आज हमारे जीवन में पेड़ है, बहता पानी है, पंछी बैठे हैं, यही नहीं, वनों का महत्व कब से है ये लेकर से हम चलते हैं। इसलिए प्राचीन मानव, आदि मानव वनों में रहता था, और वहाँ से भारत के पुराने ज़माने में शिक्षा कहाँ होती थी? आज इमारतों में होती है, बिल्डिंग में होती है, लेकिन पुराने ज़माने में शिक्षा भी वनों में गुरु के आश्रम में रहकर ही होती थी। जिसके लिए आगे लिखा है कि ये शिक्षा केंद्र गुरुकुल के नाम से प्रसिद्ध थे। इन गुरुकुलों में हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। भगवान राम, श्री कृष्ण आदि महापुरुषों की शिक्षा भी इन्हीं गुरुकुलों में हुई थी। प्राचीन काल में हमारे देश में वानप्रस्थ आश्रम का बहुत महत्व था। लोग अपनी आयु का तीसरा हिस्सा यानी वृद्धावस्था में वनों में ही रहकर बिताते थे। प्राचीन काल में ऋषि मुनि एवं तपस्वी वनों में ही रहकर तपस्या साधना करते थे। अब आप बोलेंगे वन तो पेड़ों में लकड़ियाँ मिलती है, ये मिलती है, वो मिलती है, वो सब होगा, लेकिन प्रारंभ कहाँ से हुआ?
तो पुराने ज़माने के लोग वनों का उपयोग कैसे करते थे। आज वनों में हम शहरी लोग कभी कभार देखने जाते हैं, यहाँ पेड़ दिखे जाते वक्त तो, लेकिन वनों का संरक्षण पहले ऋषि मुनियों ने उस वक्त किया था कि वहाँ गुरुकुल पद्धति थी, आश्रम बनाकर रहते थे, विद्यार्थी पढ़ने जाते थे और वानप्रस्थ आश्रम माने बुढ़ापे के वक्त में वहाँ जंगल में ही जाकर रहना और अपनी जीवन का अंतिम समय वहाँ बिताना, ये एक इतिहास के साक्षी का कहानी है। और इसी कारण राम और कृष्ण ये भी गुरुकुल में पढ़े थे, वो भी अपने महल में नहीं रहकर पढ़े थे, बल्कि गुरु के आश्रम में ही ऐसे वनों में जाकर ही पढ़े थे। ये पुराने ज़माने में से लिखन है, इसलिए प्रारंभ इससे किया। अब अगला परिच्छेद आपके लिए है। अब वन संरक्षण का अर्थ है वनों को बचा कर रखना। अब मध्य पैराग्राफ में हमें आपसे आज के जीवन में क्या लिखना है, तो प्राचीन काल का लिखा है, अभी आज के काल में वन संरक्षण का अर्थ है वनों को बचा कर रखना। हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी वनों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाती है। वनों के संरक्षणों के लिए वनों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष रूप से जागरूक करना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि वनों को सुरक्षित रखने से क्या क्या लाभ होते हैं। यह बात उन्हें बहुत ही स्नेहपूर्वक समझानी चाहिए। उनके लिए ईंधन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे ईंधन के लिए पेड़ों को न काटें। कुछ स्वार्थी लोग अपनी कमाई के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखिए ये सेकंड पैराग्राफ। आज हमें वनों का महत्व क्या है। केवल लकड़ियाँ मिलती हैं, ये वन में रहने वाले लोग वहाँ की लकड़ियाँ काटकर अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन आज हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि पाठ्य पुस्तक में यह दिया जाता है कि वनों को बचा कर रखना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए पहले वहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहिए जो वनों के आसपास रहकर उनका नुकसान करते हैं। किस वनों को क्यों सुरक्षित रखना चाहिए, अपनी ओर से प्रयास होने चाहिए। और ईंधन माने क्या, वे लोग सूखी लकड़ियाँ काट कर बेचते हैं, पेड़ों को काटते हैं। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जो वो अपनी कमाई पाने के लिए पेड़ों को काटते हैं। इसलिए ईंधन माने वो सूखी लकड़ियाँ जो काट कर बेची जाती हैं। इसलिए पेड़ों को न काटें ईंधन के लिए, बल्कि ऐसे लोगों के ऊपर जो पेड़ काटते हैं उनके लिए सज़ा करनी चाहिए, क्योंकि आज हम पेड़ों हमारे लिए उपयोगी है। पेड़ों वनों का महत्व केवल फल फूल मिलते हैं इतना ही तक सीमित नहीं है, लेकिन आज हमारे जीवन में इसका अधिकतर रूप है। इसलिए संरक्षण कैसे करना चाहिए, तो पहले वहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये हमारी ओर से तो वन बचेंगे और वनों का महत्व उन्हें भी समझेगा और सब लोग मिलकर वनों की सुरक्षा कर पाएंगे। ये भी लिख सकते हैं अपनी ओर से, आप और भी बातें लिख सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पैराग्राफ जो महत्वपूर्ण आपका उसके लिए करना है कि वनों का संरक्षण करने से कई लाभ होते हैं। वनों के कारण अच्छी वर्षा होती है, इससे खेतों की पैदावार बढ़ती है। वनों के कारण ज़मीन का कटाव रुक जाता है। अब छोटे छोटे हमारे फ़ायदे, केवल पेड़ होते हैं और उनसे ये मिलता है नहीं। तो पहला क्या है, वर्षा यानी बारिश और वन का बहुत नज़दीकी संबंध है। पेड़ों की कटाई होने लगी, बारिश अनियमित रूप से होती है, इसलिए वो लिखना ज़रूरी है कि वनों का संरक्षण करने से लाभ होता है, वर्षा होती है और खेती ठीक हुई तो वर्षा ठीक हुई तो खेती का उत्पादन बढ़ता है। इसलिए खेतों की पैदावार बढ़ती है, वही कब होता है, बारिश समय पर आने पर। इसलिए वनों के कारण ज़मीन का कटाव रुक जाता है। वन होते हैं तो ज़मीन रह जाती है, नहीं तो सब बह जाएगा। वनों के कारण, पेड़ों के कारण ज़मीन रहती है मिट्टी को लेकर, अन्यथा वन ही नहीं रहेंगे तो सब विनाश की ओर चला जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण है कि वनों की अंधाधुंधी कटाई से वर्षा की मात्रा घटती, बारिश पर उसका असर होता है। वन कटने से जंगली जानवर गाँव की ओर आने लगते, वे गाँव में उत्पात मचाते हैं, इसलिए गाँव वालों के लिए खतरा उत्पन्न होता है। ऐसा एक पॉइंट, ये आजकल वनों की कमी के कारण क्या हो रहा है ये भी दिखना चाहिए कि वनों का ये भी एक महत्व है कि जंगली जानवर, कभी कभी हम न्यूज़पेपर में, मोबाइल में कई घटनाएं सुनते हैं
कि शेर गांव में आ गया और लोगों को हानि पहुंचाई, क्योंकि वो जंगल कम होने लगे तो वे पशु जानवर गांव की तरफ आने लगे हैं, और जिसके कारण गांव में परेशानियां होती हैं। इसलिए गांव वालों को खतरा होता है। वन के कटने के कारण नज़दीकी रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। ये भी बातें लिखनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण आज का विषय है। इसलिए अब हमें जो महत्वपूर्ण उपयोग है, एंडिंग पॉइंट हमें करना है, तो उससे पता चलना चाहिए कि क्या वनों का सही महत्व है। 10वीं कक्षा के लेवल के लिए ये महत्वपूर्ण है। वन हमारे देश की बहुमूल्य संपत्ति है। हमें गोंद, लाख, शहद, रबड़, बेत, बीड़ी बनाने के पत्ते, इमारती लकड़ियाँ आदि वस्तुएं वनों से मिलती है। कई उद्योग केवल वनों पर ही आधारित है। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए भी वनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। वनों का संरक्षण करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। आज वन पेड़ नहीं कहा, केवल वन कहा है। वन माने जंगल, इसलिए नहीं तो पेड़ों से लकड़ियाँ मिलती हैं, ये मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, ये लो लेवल हुआ। आज हायर लेवल वन माने जंगल को रखना हमारा एक कर्तव्य है। और हम इसके लिए क्या करें? कितने उपयोग है, बहुमूल्य संपत्ति है, वन से मिलता है। केवल पेड़ों से फल फूल मिलते हैं उतना ही नहीं, बल्कि शहद मिलता है, रबड़ मिलता है, बेत मिलती है, बीड़ी बनाने के पत्ते, इमारती लकड़ियाँ। आज इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, लेकिन उसमें लकड़ी का सामान सारा पेड़ों से ही बनता है। बड़े बड़े पेड़ काट कर उससे बनाया जाता है। ये मिलने चाहिए, लेकिन कई उद्योग पेड़ पर ही आधारित है। इसीलिए पर्यटन उद्योग, लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ का जंगल देखने जाते हैं। पर्यटन उद्योग ट्रैवल के लिए जाते हैं तो कितनी सारी निसर्ग संपत्ति देखने, कई प्रकार के फूल देखने जाते हैं, कई प्रकार के गार्डन्स केवल वनों में के कारण ही होता है। और हम उद्यानों में जाते हैं, ये सब वहाँ के वनों के कारण ही होता है। और इसलिए वनों का संरक्षण करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। देखिए, तीनों चारों पैराग्राफों में हम अपने विचारों को व्यक्त करें। पहले नाम समझ लिया, वन माने क्या, वन का प्रारंभिक कार्य, फिर मध्य काल में कैसे लिखना है, उसके उपयोग, और उसके लिए हम वनों का महत्व बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और एंडिंग पैराग्राफ ये कि हमारे लिए उपयोग क्या है वन का, और उसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करेंगे। हमारा भी राष्ट्रीय कर्तव्य है। हम भी पेड़ों को न काटने दे, इसके लिए हर एक के ओर से प्रयास हो। आज सरकार की ओर से प्रयास किया जा ही रहा है, लेकिन हर व्यक्ति का भी ये कर्तव्य है कि वो वनों का संरक्षण करे। इस प्रकार का ये निबंध मैंने आपके लिए दिया है, जो आप ज़रूर अपने हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। और इसके अलावा कई और प्रकार के निबंध होमवर्क के लिए भी मैं दूंगी आपके लिए। समय समय पर कैसा निबंध लिखना चाहिए, कोई भी निबंध आए तो समय पर लिखे, ऐसा नहीं, हम उसे सोच विचार कर लिखते चले जाएंगे। सबको समझ में आ गया? धन्यवाद। ये पूरा निबंध लिखना है और मुझे मेरे नंबर पर लिखकर भेजना है, ये ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात होमवर्क के लिए। धन्यवाद।